हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे बायोलॉजी। आप देख रहे हैं हमारे स्टडी ऑफिशियल पर फर्स्ट चैप्टर पोषण, जो कि उसमें का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जो कि होता है पोषण न्यूट्रिशन। इसका अमीबा है पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रकाश संश्लेषण माने पेड़ पौधे हैं पोषण, फोटोसाइंथिसिस, उसके बाद मनुष्य है पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हम आज आप लोगों को सब एकदम विस्तार से समझाएंगे। आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। पोषण, जो कि पोषण है, मतलब पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार। पोषण वह जटिल जैविक प्रक्रम जिसमें कोई जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करता है और उसे टूट फूट की मरम्मत जैसे हड्डी टूटा या अन्य सभी जैविक कार्य होता है, ये हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य है या कोई जीव जंतु जैसे कुत्ता बिल्ली भोजन ग्रहण कर लिया, जैसे दाल चावल भात सब्जी हम लोग खाते हैं, और सब्जी भी खाते हैं, कुछ विटामिन भी लेते हैं, कुछ प्रोटीन भी लेते हैं, और हम लोग जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो हम लोग पाचन करते हैं, तो पाचन होता है, उसके बाद जो उसमें का विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, उसे टूट फूट की मरम्मत होता है। जैसे किसी बच्चे का हड्डी टूट जाए या हड्डियों का विकास नहीं होता, उससे हड्डियों का विकास होता है। मतलब पोषण यही है जिसमें हम भोजन ग्रहण करेंगे और उसे टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी कार्य होंगे, जैसे उत्तक का मरम्मत, उत्तक का विकास, उसे ही हम लोग पोषण कहते हैं। तो वो कैसे परिभाषा बताएंगे, वह जटिल जैविक प्रक्रम जिसमें कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसे टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी कार्य होते हैं, जैविक कार्य होते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। उसका पोषण के प्रकार, पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण, परपोषी पोषण। इसे कहते हैं विषम पोषी पोषण, इसी को कहते हैं विषम पोषी, इसी को कहते हैं विषम पोषी पोषण, जो कि हो गया स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब जिसमें कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे जो पेड़ पौधा होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस तरह, सूर्य से सनलाइट लेंगे, सन से सनलाइट, और वायुमंडल से CO2, और जमीन से जल लेंगे। इस जल लेकर पर्णरहित की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब वह जीव जो बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल, धरती से जल लेकर अपना भोजन ग्रहण करते, अपना भोजन बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण करते हैं। और विषम पोषी पोषण वह जीव जो भोजन स्वयं न बना पाने के कारण दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, मतलब भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे मनुष्य हो गया, भोजन जो पेड़ होता है, पालक होता है, सब्जी होती है, वो तो मनुष्य खुद नहीं बनाता है, वो खुद अपना भोजन तैयार करता है। तो मतलब जो होता है स्वपोषी पोषण, इसमें पेड़ पौधा आएंगे, केवल पेड़ पौधा। और विषम पोषी पोषण है, पेड़ पौधा के अलावा सभी जीव विषम पोषी पोषण होते हैं। एक होता है हाइड्रा, हाइड्रा जो है वह अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो ये भी आ जाएगा स्वपोषी पोषण में, जो अपवाद होता है। मतलब पेड़ पौधे के अलावा और कोई जीव विषम पोषी पोषण है। विषम पोषी पोषण का वैसा होगा जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाने के कारण दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। और स्वपोषी पोषण वह जब कोई सजीव बाह्य पर्यावरण से, प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है, उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। और उसके बाद विषम पोषी पोषण, ये आपको पोषण और स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण ये आपको याद हो गया होगा वाला। देखेंगे अमीबा पोषण, जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अभी इसका चित्र नहीं बना, अभी इसका चित्र बनाकर आपको डेमो भी दिखाएंगे। जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, जो नमी युक्त जगह पर रहना पसंद करता है, जहाँ पर पानी की मात्रा हो, मतलब नमी युक्त जगह पर रहना पसंद करता है। जो अमीबा, कोई पूछेगा अमीबा किसे, मतलब क्या है, कौन जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो नमी युक्त जगह पर रहना पसंद करता है। ये इतना छोटा है कि हम लोग के नग्न आंख से दिखाई नहीं देता है, हम लोग के नग्न आंख से दिखाई नहीं। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप वह है जो छोटे चीजों को बड़ा करके देखा जाता है, उसको माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो कि अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव है और युक्त जगह पर रहना पसंद करता है। जो अमीबा हमारे शरीर में मान लीजिए आ गया तो इससे अनेक तरह की बीमारियां होती है, इसलिए हमें गंदे तालाबों में नहीं जाना चाहिए। मतलब अमीबा में पोषण कैसा होता है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसके अंदर जो पाचन होता है, मतलब वो पाचन कैसे करता है और भोजन अपना ग्रहण कैसे करता है, और वो जो पोषक तत्व होता है उसके शरीर में कैसे विकसित होता है, सब हम देखेंगे। देखिए ये है अमीबा का चित्र, जो लगभग गोलाकार मतलब इस तरह होता है। इसमें जो बीच में होता है वह केंद्र के चारों ओर द्रव्य होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जो ये बिंदु है वो कोशिका द्रव्य हम आपको दिखा रहे हैं। और मान लीजिए जब यह अमीबा हो गया, इसके सामने यह भोजन रखा गया है, ठीक है, तो क्या करेगा अमीबा,
अमीबा क्या करेगा, अपनी सतह पर अंगुलियों जैसा एक अस्थायी प्रवर्ध बनाएगा। क्या बनाएगा, अंगुलियों जैसा एक अस्थायी प्रवर्ध बनाएगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं अंगुलियों जैसा। पहले इस तरह था, जब भोजन को देखेगा तो इस तरह बना लेगा, अब भोजन इसमें आ जाएगा, ठीक है। अस्थायी प्रवर्ध बनाएगा, उसके बाद भोजन को ग्रहण करके उत्पाद का निर्माण करेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह उत्पाद का निर्माण करेगा, और वो जो प्रवर्ध बना है वो स्वयं गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने उत्पाद का निर्माण करेगा और जो अंगुली जैसा प्रवर्ध है वो स्वयं गायब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और एक खाद्यदानी बनाएगा। और क्या बनाएगा, खाद्यदानी बनाएगा, अंगुली जैसा प्रवर्ध बनाकर खाद्यदानी बनाएगा जिसमें भोजन आ जाएगा। अब देखिए, जो कोशिका द्रव्य में होता है पाचक एंजाइम, वो क्या होगा, भोजन में आकर मिल जाएगा और भोजन को पचाएगा। और क्या करेगा, भोजन को पचाएगा। जो कोशिका द्रव्य में होता है पाचक एंजाइम, वो भोजन में आकर मिल जाएगा और भोजन को पचाएगा। अब ये भोजन क्या होगा, वो विस्तृत पचा हुआ भोजन, जो पचा होगा, जो उसमें प्रोटीन होगा, वो विस्तृत होकर इस कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा। मतलब ये कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा, विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाएगा। अब क्या करेगा, जो खाद्यदानी है वो कोशिका के चारों ओर घूमने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यह कोशिका से चिपक जाएगा। जो यह कोशिका लास्ट वाला है उसे चिपक जाएगा और फट जाएगा, और जो अनपचा भोजन है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब इस तरह की अमीबा पोषण की विधियां होती है जो आप देख सकते हैं। तो हम कैसे याद करेंगे कि अमीबा अपने सतह पर एक अस्थायी अंगुली जैसा प्रवर्ध बनाता है और खाद्यदानी का निर्माण करता है और स्वयं गायब हो जाता है। और खाद्यदानी कोशिका द्रव्य में पाचक एंजाइम होते हैं जो खाद्यदानी में प्रवेश करते हैं और भोजन को पचाते हैं, और पचा हुआ भोजन विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, और अनपचा भोजन जो कोशिका द्रव्य में खाद्यदानी घूमते रहता है, और एक ऐसा समय आता है कि कोशिका से चिपक जाता है और फट जाता है और अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। यह अमीबा में पोषण हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, जैसे मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, ये सब आपको सिखाएंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। तो हमारे साथ आप बने रहिए। अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण, जो कि होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सीखेंगे, जो कि ये भी बिहार बोर्ड ने 5 नंबर का परीक्षा में पूछता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ये जो है पेड़ पौधा, पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ये यहाँ पे है अर्थ मतलब पृथ्वी, ये भूमि है, भूमि के अंदर इस पेड़ का जड़ है, जड़ इसको बोलते हैं रूट, जो जड़ है, जड़। उसका देखिए, जो भूमि के अंदर होता है खनिज तत्व और जल होता है, मतलब H2O होता है, खनिज तत्व और जल। खनिज तत्व में क्या क्या आते हैं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, etc। और आयरन भी आता है, जो कि लोहा होता है, आयरन। ये सब खनिज तत्व में आते हैं। और जो जल होता है वह भी भूमि के अंदर ही होता है। तो देखिए, जो इसमें होता है, एक ऊतक होता है, संवाहक ऊतक, जो 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य है धरती से जल को लेकर जाना, जल और खनिज तत्वों को ले जाना। मतलब जाइलम, जल से जाइलम, जल से जल, मतलब जल को ले जाएगा जाइलम। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम उसका कार्य है जो कि पत्तियां में भोजन बनता है उसको मतलब पेड़ पौधा के सब अंग में भेजना, जैसे तना वना पत्ता सब में भेजना। मतलब जाइलम और फ्लोएम का कार्य समझ गए कि जाइलम जल पहुंचाने का काम करेगा, फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करेगा जड़ से। उसके बाद देखिए, जो जड़ के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से जल जाता है पत्तियों तक। पत्तियों में होता है लवक, जो लवक में होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वरी लवक, अवरी लवक। जो हरित लवक होता है, हरित लवक, उसमें होता है क्लोरोफिल। आप लोगों को यह भी पता होगा कि क्लोरोफिल के चलते पत्तियां, पेड़ पौधे का पत्तियां हरा होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा कि किसके चलते पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के चलते। और हमारा रक्त लाल किसके चलते होता है, तो हीमोग्लोबिन के चलते। आपका यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। यहाँ से स्टेप 1 है कि जल ले जाएगा, स्टेप 1 हो गया। उसके बाद जो लवक होता है, हरित लवक, क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा, जो सनलाइट है, सन है, सूर्य, उससे सनलाइट लेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश लेगा, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। और जो हम लोगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है वह पेड़ पौधा ग्रहण करेगा, तो CO2 यहाँ से ग्रहण करेगा। अब क्या करेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में हमारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करेगा, जो कि सूर्य से प्रकाश लेगा
और धरती से जल लेगा और वायुमंडल से CO2 लेगा और इस तरह अपना भोजन तैयार करेगा। जो कि यहाँ पे है उसका सूत्र 6CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 H2O मतलब जल, सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल के रहित क्या करेगा 6CH12O6 जो कि होता है ग्लूकोज का सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। फ्रुक्टोज भी इसको कहते हैं मतलब ग्लूकोज का। उसके बाद होता है 6CO2 6O2 मतलब ऑक्सीजन ही बनता है, जो कि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। उसका देखिए जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो क्या होगा कि पेड़ पौधा में हो गया, जैसे पालक में हो गया ग्लूकोज, और जैसे हरा सब्जी हो गया, माने पेड़ पौधा जितना होता है उसमें सब में ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इस तरह अपने भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना पेड़ पौधा भोजन तैयार करता है, जो कि पतियों में होता है रंध्र के माध्यम से, जो कि अपना भोजन तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अपना भोजन तैयार करेगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी लोग अपना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने की मनुष्य का अलग होता है, मछली का अलग होता है, और कई जीव जंतु हैं जिनका अलग अलग विधियाँ होती है। कि मतलब जैसे मनुष्य नाक से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और मछली गल्फर से, इस प्रकार अन्य जीव अन्य जैसे मेढक हो गया वो त्वचा से होता है ग्रहण करता है। इस प्रकार अन्य जीव अन्य विधियाँ से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो ग्लूकोज हमारे अंदर आ गया, पालक सब्जी खाए, भिंडी खाए, मतलब जो भी खाए हमारे अंदर ग्लूकोज आ गया। आप देखिए जो ये ग्लूकोज हो गया 6C6H12O6। जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और एनर्जी मतलब ऊष्मा हम लोग के अंदर आएगा, जिसके रूप में हम लोग कार्य करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो वो पेड़ पौधा ग्रहण कर लेते हैं, और H2O जल आता है, जो जल होता है समय से मूत्र के माध्यम से या पसीना के माध्यम से काम लोग करते हैं, तो पसीना के माध्यम से जल को छोड़ देते हैं। और जो एनर्जी होता है वो ATP के रूप में हम लोग के शरीर में आ जाता है, जो कि कोशिका में होता है माइटोकांड्रिया जो कि होता है उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा स्टॉक रहती है, मतलब ये ऊर्जा स्टॉक करता है। जैसे ही हम लोग ATP आएगा, ATP होगा तो हम लोग जैसे ही काम करेंगे, ATP के अंदर एनर्जी पूरा फुल रहता है। जैसे ही हम लोग काम करेंगे तो वो धीरे धीरे एनर्जी खत्म होते होते ADP चला आएगा, ADP। अब जैसे ही एनर्जी हम लोग के पास आएगा फिर से भोजन ग्रहण करेंगे तो ATP होगा, उसके बाद ATP से ADP। अब जो बता दें तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जो ADP होता है ये हम लोग का ऊर्जा होता है। उसके बाद देखिए हम लोग जो पेड़ पौधा होता है वो हम लोग के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है और हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब पेड़ पौधा हम लोग पर और हम लोग उस पर। अब ये मनुष्य में पोषण मतलब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ये वो मनुष्य का सिस्टम जो कि आपको अच्छा से नहीं दिखलाया गया है, मतलब आपको केवल बता देंगे इसका चित्र कैसे होता है। देखिए जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या कोई भी मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तो उसके अंदर कैसे पाचन होता है, उसका भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे मल त्यागता है, कैसे क्या होता है, हम सब इसमें बताएंगे आपको। वो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये थाली हो गया, हम क्या करेंगे इसमें से भोजन निकाल कर खाएंगे। तो हम जैसे ही मुंह में डालेंगे इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण, मतलब हमारे मुख में अंदर भोजन गया उसको कहेंगे हम लोग अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे तो खूब चबाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट भोजन को खूब चबाएंगे। इस तरह भोजन को जैसे चबाएंगे तो हमारा भोजन का पाचन 30 से 40% हमारा मुख में ही भोजन का पाचन 30 से 40% हो जाता है। 30 से 40% हमारा मुख में ही भोजन का पाचन हो जाता है। तो मतलब जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो खूब उसको चबाएंगे हमारे दांतों की सहायता से। दांतों के ऊपरी परत जो सबसे कठोर होता है उसे कहते हैं इनेमल, मतलब दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांतों की सहायता से हम भोजन को
खूब पीसेंगे, खूब कचेंगे, मतलब 30-40% भोजन का पाचन हमारे मुंह गुहा में हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम भोजन इसमें पाचन होता है, जो मुख में होता है उसमें होता है टाइलिन या लार इमाइलेज, मतलब 2 एंजाइम पाए जाते हैं मुख में। टाइलिन या लार इमाइलेज 2 एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देंगे। अभी मुख में बात हो रहा है, मतलब मुख में टाइलिन या लार इमाइलेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़कर माल्टोज में बदल देंगे। उसके बाद क्या होगा, ग्रास नली की सहायता से हमारा भोजन आमाशय में आएगा। कहाँ आएगा, आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। कौन ग्रंथि, आमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में 2 पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और रेनिन। जो रेनिन होता है वो दूध के प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन ऑर्गेनोसिल प्रोटीन को पचाता है। जो जठर रस है उसमें होता है पेप्सिन, पेप्सिन और एक होता है रेनिन। रेनिन जिसका काम है दूध के प्रोटीन को पचाना और पेप्सिन जिसका काम है ऑर्गेनोसिल पदार्थ को पचाना। उसके बाद इसी में भोजन अम्लीय माध्यम में पचता है। मतलब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है का स्राव होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव याद करेंगे क्वेश्चन कि जठर ग्रंथि में कौन रस होता है, जठर रस। एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। जठर रस में कौन होता है, पेप्सिन तथा रेनिन। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद पेप्सिन का कार्य, रेनिन का कार्य, 3 गो 4 गो, ये सब आपको बाद में दिखलाएंगे। उसके बाद देखिए आमाशय हो गया, इसमें अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होगा। मतलब अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि आमाशय में किस माध्यम में भोजन का पाचन होता है, तो अम्लीय माध्यम में। उसके बाद आमाशय से होते हुए भोजन हमारा जाएगा पक्वाशय में। पक्वाशय में जैसे ही जाएगा तो इसमें भी भोजन का पाचन होता है क्षारीय माध्यम में। इसमें कैसे होता है भोजन का पाचन, अर्थात क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम जैसे देखिए यहाँ पे होता है यकृत। यकृत में पीत रस का स्राव होता है। जैसे खेत में धान गेहूं का उत्पादित होता है वैसे यकृत में पीत रस का स्राव होता है। और जो पित्ताशय होता है उसमें वो पीत रस संग्रहित रहता है, मन स्टॉक रहता है। जैसे धान गेहूँ काट कर जैसे डेहरी में रखा जाता है वैसे ही मतलब इसमें से यकृत हो गया खेत, तो खेत में से पीत रस का स्राव होगा, निकलेगा और पित्ताशय में उसका संग्रहित होगा। तो पित्ताशय में संग्रहित हो जाए, जैसे जैसे हम भोजन अधिक करेंगे मतलब पित्ताशय का जरूरत पीत रस का स्राव पड़ेगा, वैसे वैसे पित्ताशय में से पीत रस निकलेगा। जो कि पक्वाशय में, पक्वाशय में ही आमाशय की नली जुड़ी रहती है, पित्ताशय की और ये यकृत की भी नली जुड़ी रहती है इसी में। उसके बाद इससे पाचन होगा क्षारीय माध्यम। पक्वाशय में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। उसके बाद भोजन चलते हुए जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में दीर्घ रोम, अंगुलियों के समान दीर्घ रोम होते हैं, अंगुलियों के समान रहते हैं। बहुत सारे असंख्य होते हैं जो भोजन के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और शोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और इसमें और उसके बाद भोजन हमारा जाता है बड़ी आंत। इसमें बड़ी आंत में जाता है जो भोजन होता है वो गोला मतलब ढेला के रूप में जाता है इतने इतने। और इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, जो जल का अवशोषण नहीं हुआ होता है उसमें यह होता है। और उसके बाद हम लोग भोजन मल के रूप में त्याग देते हैं। इस प्रकार हमारा भोजन का डाइजेशन होता है। चलिए पूरा विस्तार रूप से अभी आपको चित्र के माध्यम से समझाए, अब लिख कर आपको पूरा विस्तार रूप से समझा रहे हैं। जो मुख में पाचन होता है, तो देखिए मुख में टाइलिन या लार इमाइलेज होता है जो कि भोजन के कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह से मिक्स तोड़ करके उसे माल्टोज में बदल देता है। इस प्रकार मुख में पाचन होता है। मुख में 30 से 40% भोजन का पाचन होता है, वो भी हमारे दांत की सहायता से। उसके बाद आमाशय में ग्रास नली की सहायता से, अभी आपको दिखाए थे, आमाशय में ग्रास नली की सहायता से भोजन पहुँचता है। आमाशय में जठर ग्रंथि रहती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक प्रोटीन होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन जो ऑर्गेनोसिल प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है और रेनिन जो होता है दूध की प्रोटीन को पचाने में कार्य करता है। जो रेनिन होता है वो मतलब छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जैसे 5-6 साल, मतलब जैसे बच्चे होते हैं 5 साल के, 0 से 5 साल के, मतलब वो ज़्यादा दूध ही पीते हैं तो उसमें दूध की प्रोटीन को अधिक पचाना पड़ता है। तो रेनिन की मात्रा उन लोगों में ज़्यादा होती है, बड़ों लोगों में भी होती है लेकिन कम होती है। उसके बाद नली से होते हुए भोजन जाता है पक्वाशय में। पक्वाशय में ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। पक्वाशय में भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। पक्वाशय में यकृत से निकलकर पीत रस जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, तो पित्ताशय से निकलकर
पित्ताशय से पित्त रस निकल कर भोजन में उसे पित्त रस मिल जाता है। उसके बाद भोजन का क्षारीय माध्यम में पाचन होता है तथा वसा का पायसीकरण होता है, जो कि पकवासे में ही होता है। वसा का पायसीकरण, जो वसा का पायसीकरण का मतलब हुआ वसा के जितने भी बड़े बड़े कण होते हैं उसके छोटे छोटे कणों में व्यक्त करना, मतलब वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कणों में व्यक्त करना है। और एक और बात, जो लीवर होता है मतलब यकृत, उसमें पित्ताशय होता है। पित्ताशय में ही पित्त रस का मतलब संग्रहित होता है। और जिनका पित्ताशय मतलब खराब हो जाता है, जैसे पथरी हो जाता है, तो जिनका पित्ताशय काट कर निकाल दिया जाता है, पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है, तो इससे यह होता है कि वो लोग मसालेदार चीज़ नहीं खा सकते हैं, तेलौस पदार्थ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पित्त रस का स्राव होगा और निकल जाएगा, उसका संग्रहित ही नहीं होगा, तो क्यों किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हम लोग आज कमाए कल खत्म कर दिया, आज कमाए कल खत्म कर दिया, अरे यार उसका स्टॉक करेंगे तब न रहेगा। उसी तरह पित्त रस का जब पित्ताशय नहीं रहता है तो पित्त रस का स्टॉक नहीं हो पाता है, इसलिए भोजन का पाचन हम लोग का अच्छे से नहीं हो पाता है, होता है लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे इस समय है जिनके अंदर पित्ताशय है वो लोग भोजन कर लेते हैं, उनका भोजन का पाचन हो जाता है, लेकिन अंदर जिनके अंदर पित्ताशय नहीं है वे लोग भोजन का अत्यधिक पाचन नहीं कर पाते हैं, वो लोग ज़्यादा तेलौस पदार्थ नहीं खा सकते। उसके बाद पकवासे में जो ट्रिप्सिन एवं लाइपेज होता है वो भोजन को पचाने में काम करता है। ट्रिप्सिन एवं लाइपेज एंजाइम होता है, वो भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद आता है भोजन यहाँ से उठकर हमारे आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में होता है जो छोटे छोटे अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रसांकुर या दीर्घ्रोम या विल्ली उसे रसांकुर या दीर्घ्रोम या विल्ली कहते हैं। इससे कार्य यह है कि भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देना। उसे क्या करता है, भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जो छोटी आंत में उसका पाचन होता है। उसके बाद आता है, और इसमें छोटी आंत में मतलब लोई के टाइप के भोजन इस तरह हो जाता है, लोई के टाइप के। उसके बाद हमारा आता है बड़ी आंत में भोजन। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है, और उसके बाद भोजन अनपचा भोजन अम्ल के रूप में बाहर फेंक देता है। और उसमें जो भोजन पचता है वह हमारे शरीर में जो एंजाइम होती है उसके द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में फैल जाता है, और जो प्रोटीन विटामिन हम लोग को मिलता है वो शरीर के टूट फूट के मरम्मत वृद्धि विकास में आदि में काम आता है। जो विटामिन होता है, विटामिन जो मतलब पोषक तत्व विटामिन हो गया, उसके बाद हो गया विटामिन पोषक तत्व कैल्शियम दूध पीने से मिलता है। इस प्रकार के अन्य खनिज पदार्थ हैं जो कि हमारे शरीर के वृद्धि विकास में आवश्यक होते हैं एवं सभी जीवों के वृद्धि विकास में आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हमारा आज का क्लास रहा कि मतलब पोषण, मतलब जैसे अमीबा में पोषण पढ़े हम लोग, पेड़ पौधा में पोषण, और ये मनुष्य में पोषण। ये आज का चैप्टर में पोषण खत्म हो गया। और उसी से रिलेटेड पोषण से रिलेटेड 6 क्वेश्चन है जो आप लोगों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में यह पूछा जाता है या पूछ दिया है। क्वेश्चन में उठा आप देख लीजिएगा, 2 नंबरी क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। जैसे जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाली रसों का नाम लिखिए। हम लोग को बताया जठर ग्रंथि से कौन जठर रस स्रावित होता है, उसी में पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, उसके बाद लाइपेज होता है, ईटीसी होता है, मतलब ईटीसी पेप्सिन रेनिन लाइपेज ये तीनों होते हैं जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले रस। उसके बाद दीर्घ्रोम क्या है, हम आप लोग को बताए कि दीर्घ्रोम छोटी आंत में होता है, अंगुलियों के समान उभार होती है, जो कि भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। उसके बाद पित्त क्या है, मानव के पाचन में इसकी क्या भूमिका है। पित्त क्या होता है, वो यकृत में मतलब यकृत में बनता है, स्रावित होता है, और वो पित्ताशय में संग्रहित होता है। और ये मानव के पाचन में इसकी यही भूमिका है कि ये मानव के पाचन में वसा का पाचीकरण करता है, और भोजन को क्षारीय माध्यम में पाचन करता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद शाकाहारी जीवों में छोटी आंत बड़ी तथा मांसाहारी जीवों में छोटी आंत छोटी क्यों होती है, मतलब जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके छोटी आंत जो होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, और मांसाहारी जीवों में छोटा आता है क्यों। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो घास भूसा खाते हैं। शाकाहारी जीव मतलब वो जो घास भूसा साग सब्जी खाते हैं। मांसाहारी जीव वो जो केवल मांस खाते हैं। शाकाहारी जीव जरा घास खाते हैं, तो घास को पचाने के लिए सेलुलोज आता है, और सेलुलोज जो होता है सेलुलोज को पचाने के लिए लंबे पाचन नली की आवश्यकता होती है, लंबे पाचन नली की। जबकि मांसाहारी जीव मांस जो होता है वो सेलुलोज से शीघ्र ही पाचन हो जाता है, मांस का सेलुलोज से शीघ्र ही पाचन हो जाता है। इसलिए
शाकाहारी जीवों में बड़ी लंबी तथा मांसाहारी जीवों में छोटी आती है आवश्यकता होती है। उसके बाद पाचक एंजाइम का कार्य क्या होते हैं? पाचक एंजाइम का कार्य है भोजन का पाचन करना, भोजन का पाचन करना, बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में व्यक्त करना, ये पाचक एंजाइम का कार्य है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को अच्छी सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पौधे मतलब भोजन आपका कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग आपको बताए हैं प्रकाश संश्लेषण में कि वायुमंडल से CO2 लेते हैं, सूर्य से सूर्य प्रकाश लेते हैं और धरती से जल लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सब हम आपको वीडियो में ही बता दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अब हम देखेंगे हरित लवक में किस भागों में, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक में जो होता है ग्रेना वर्तमान होता है, ग्रेना, उसमें ग्रेना नामक पदार्थ होता है। ग्रेना में थैलेकाइड संरचना होती है। कौन संरचना? थैलेकाइड संरचना होती है। उसी में वही हरित लवक का एक भाग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। उसका दूसरा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, जो कि आपका क्वेश्चन बैंक में पूछ दिया है, वही हम क्वेश्चन ले आए हैं यहाँ पे। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस कौन कौन होते हैं? अब बता दिए रेनिन और पेप्सिन। अमाशय में पाचक रस होते हैं, भोजन को पचाते हैं, भोजन के प्रोटीन को पचाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? मतलब अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, ये हम आपको बता दिए हैं। तो अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो अमाशय में जो अम्ल है वो भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें पाचन करता है। उसके बाद पहला हो गया। उसके बाद भोजन को अम्लीय बनाता है और जो जठर रस में एंजाइम होते हैं वो उस भोजन को पचा देते हैं। उसके बाद हम खाना खाते हैं तो इसमें जीवाणु कीटाणु जो प्रवेश करते हैं भोजन के माध्यम से, वो अमाशय में अम्ल के प्रभाव से मर जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग भोजन किए और इसमें जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो क्या होंगे? अम्ल के प्रभाव से मर जाएंगे। इसलिए हम लोग का तबीयत खराब नहीं होगा। मतलब अमाशय में भोजन अम्लीय बनाते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है और इसमें जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम जठर उसको पचाते हैं और जो कीटाणु होते हैं उसको मार देते हैं। उसके बाद कोशिका के 4 कोशिका होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, केंद्रक। जो कि कोशिका होता है वो बीच का भाग होता है केंद्रक। केंद्रक में केंद्रिका होता है, केंद्रक में केंद्रिका होता है और उसमें कोशिका द्रव्य में सब रहते हैं, तैरते रहता है। और इसी में राइबोसोम होता है। उसके बाद राइबोसोम होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? पावर हाउस होता है, जिसमें भोजन को जिसमें ऊर्जा को स्टॉक कर रखता है। ये सभी बिहार बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है, लड़ने वाला प्रश्न है। और आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वह भी इस